हेलो एवरीवन, बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हमने यूपीएससी पीसीएस के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम हिंदी इंग्लिश में पॉलिटी के एमसीक्यूज अभी लेके चल रहे हैं। पॉलिटी के 10 एमसीक्यूज इंग्लिश और हिंदी में डिटेल एक्सप्लेनेशन उसकी यूपीएससी पैटर्न में एमसीक्यूज यहाँ पर हम देखते हैं। आज का जो सेशन है वो हम देखने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर को लेके, शक्तियों के पृथक्करण को लेके किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, उनको हम यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी हम यहाँ पे सभी को समझते रहेंगे। जैसे जो आज का जो टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ पावर को लेके है, मतलब शक्तियों का पृथक्करण। इसका मतलब क्या है? भारतीय संविधान में के अंतर्गत अगर हम देखें, अलग अलग निकायों को, अलग अलग बॉडीज को पावर दी गई है। अब पावर तो दे दी गई है, लेकिन पावर इक्विवेलेंट रहे सभी में, इस बात का भी ध्यान में रखा गया है। और ये जो विचार है वो स्पिरिट ऑफ लॉ बुक से आया। कहां से आया? स्पिरिट ऑफ लॉ बुक से। स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी है? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, एक बुक लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉ, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया कि क्यों सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग बॉडी के बीच में होना जरूरी है, क्योंकि इससे संतुलन बना रहता है। ना जुडिशरी लेजिस्लेचर के पावर को ओवरलैप करेगी, ना लेजिस्लेचर जुडिशरी के पावर को ओवरलैप करेगी। एक दूसरे का संतुलन बने रहने से डेमोक्रेसी संतुलित रहती है। ये पूरा विचार है। इसमें बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारे पद आते हैं, वो हम यहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो वहां पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले एमसीक्यू हम यहाँ पे देखेंगे, ब्रश में ले लेता हूं। सबसे पहले एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन explicitly direct the state to separate the judiciary from the executive in the public service? कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान का प्रावधान स्पष्ट रूप से राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है? किस आर्टिकल में ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है? तो अगर आपने डीपीएसपी को पढ़ा होगा, नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा होगा, तो डीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। पार्ट 4 में आर्टिकल कौन कौन से? 36 to 51 है। उनमें से आर्टिकल जो 50 है वो किसके बारे में बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। कहता है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में पावर सेपरेट होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यह निर्देश अनुच्छेद 75 देता है। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में मिलेगा आपको देखने को? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, या शक्तियों का जो सिद्धांत है ना, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, इसे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये इसके बारे में आपको स्टेटमेंट में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। पहला, द फर्स्ट मॉडर्न फॉर्मुलेशन वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू इन स्पिरिट ऑफ लॉ 1748। 1748 में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा 1748 में एक बुक बनाई गई थी स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें यह सिद्धांत दिया गया था। तो ये ईयर भी आपको याद रखना है अगर करेक्ट है तो, और किसने बनाई यह भी याद रखना है। कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बना है कि स्पिरिट ऑफ लॉ बुक किसने लिखी है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दिस डॉक्ट्रिन इन सब्सटेंस। आपको पता ही होगा 76 में यूएस फ्रीडम पाता है, उसके बाद यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर यूएस पहला देश था जिसने क्या किया? शक्तियों के पृथक्करण को लागू किया। यूएस में भी अगर आप देखेंगे, जुडिशरी की पावर अलग है, लेजिस्लेचर की पावर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग। यूएस में तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। भारत में तो फिर भी अगर आप देखोगे तो जो कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पार्लियामेंट से ही जाते हैं, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बहुत सेपरेशन ऑफ पावर एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है। अपॉइंटमेंट को लेके भी यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप है, लेकिन यूएस में बहुत ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पार्लियामेंट वहां के प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकती है जल्दी, है ना, लेकिन भारत में अगर आप देखो, भारत में से तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस स्टेटमेंट है, दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में, उसमें उन्होंने मेंशन किया था और यूएस में इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन किसके बारे में है? एक केस को लेके है कि in which of the following landmark cases did the Supreme Court explicitly rule that the separation of power is the part of basic structure doctrine? अब देखिए,
मैंने आपको बताया है कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने से पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रपोज किया। तो उसके बाद अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों को शामिल किया जाता रहा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में, लेकिन जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य में, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, इसमें भी नहीं। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण सिंह या करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो सेपरेशन ऑफ पावर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण सिंह मामले में 1975 में हाई कोर्ट और बाद में मामला गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्लैरिफाई किया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, क्योंकि इस दौरान ऐसा हो रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव है उस पर जो कैबिनेट है वो अपनी तानाशाही चला रही थी, कैबिनेट मनमाना डिसीजन ले रही थी, और इस मनमाना डिसीजन की वजह से सेपरेशन ऑफ पावर जो है पूरी तरह से वायलेट हो रहा था, अगर हम उसका हनन हो रहा था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में इसको शामिल किया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इससे नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, मामला पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण सिंह मामले में सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अगर आप देखो, चलिए ऊपर ले चलते हैं। Which of the following instance demonstrates a functional overlap where the executive exercise legislative power in India? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक कार्यात्मक ओवरलैप, फंक्शनल ओवरलैप को दर्शाता है जहां भारत में कार्यपालिका विधायी शक्ति का प्रयोग कर सकती है? कौन सा ऐसा मामला है जहां पे कार्यपालिका विधायी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, यहाँ पे आपको बताना है। पहला है ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेशन अंडर 123, क्लेमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 72, मतलब अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग, या अनुच्छेद 32 के तहत जुडिशियल रिव्यू। इन चारों में से कौन सा ऐसा आर्टिकल जो है बताता है कि भारत में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का काम कर सकती है? अब आप एक बात बताइए, आपने ये कंडीशन सुनी होगी कि जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो सेशन में नहीं रहती तब कानून कैसे बनता? तब कानून बनता है किससे? अध्यादेश से। अध्यादेश से कानून बनता है, मतलब ऑर्डिनेंस से कानून बनता है। तो अगर आर्टिकल 123 के बारे में देखें, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। जब सेशन ना हो तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है और वो कानून बन जाता है। फिर उसके बाद हालांकि जब सेशन चालू होता है उसे पारित करना पड़ता है। दूसरा आर्टिकल 213 के अंतर्गत स्टेट का जो गवर्नर होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, इस तरह एक कानून टेम्पररी बना सकता है। तो ये जो पावर है, ये पावर किसकी है? एग्जीक्यूटिव की, सॉरी जुडिशरी लेजिस्लेचर की है। और यहाँ पे कर कौन रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रही है। मतलब राष्ट्रपति और जो गवर्नर वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना। कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति, स्टेट में राज्यपाल हेड होता है। तो उनकी वो क्या कर रहे हैं? लेजिस्लेचर की पावर का यूज कर रहे हैं, वो विधायिका की पावर का उपयोग कर रहे हैं। और ये जो पावर ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से इसका सही आंसर 1, 2, 3 आ जाएगा। रही बात यहाँ पे क्षमादान की, तो यार ये बात यहाँ पे सही है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, अलग अलग पावर है ना क्षमादान की। उसके जो उसका जो टॉपिक उसमें हम देखेंगे, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना है, ये किसी तरह का ओवरलैप नहीं। और 32 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू भी ओवरलैप नहीं माना जाएगा। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बनता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इन इंडिया। जुडिशरी और लेजिस्लेचर जो भारत में है उनके बीच में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, उनके बीच जो संबंध है। पहला, आर्टिकल 121 restricts discussion in parliament regarding the conduct of judge in discharge of duty। अनुच्छेद 121 के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती। मतलब कोई भी काम अगर कर रहा है, कोई भी कर्तव्य का निर्वहन करता है, उसके आचरण के संबंध में पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं होगी अगर जज है। ठीक है। आर्टिकल 122 डिवार्स कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 122 में न्यायालय को संसद के किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच करने से रोकता है। इसका स्टेटमेंट आप ऐसे आप सॉल्व करिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक।
अब अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया सेपरेशन ऑफ पावर में सिर्फ लिख देने सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता, बल्कि उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ता है। आर्टिकल 121 क्या कहता है? आर्टिकल 121 कहता है कि जज कोई भी काम कर रहा है लेकिन उसके आचरण के संबंध में चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होगी, क्योंकि उसकी चर्चा होगी इसका मतलब क्या कि जुडिशरी में इंटरफेयर माना जाएगा पार्लियामेंट का, और जुडिशरी के काम में इंटरफेयर माना जाना इसका मतलब कि पार्लियामेंट सेपरेशन का ध्यान नहीं रख रही है, उसका कितना पावर उसका ध्यान नहीं रख रही है। सेम टू सेम आर्टिकल 122 में ये बात की जाती है कि भाई पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग होती है उसको लेके जुडिशरी बहुत इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना। अगर आप देखो पार्लियामेंट में गाली भी दे दें तो भी जुडिशरी आप गिरफ्तार नहीं करवा सकती, उस पर केस नहीं चल सकता, उस पर मामला नहीं चल सकता, कुछ भी आप बोले अंदर पार्लियामेंट, ठीक है। वहां पे जो वहां पे आचार संहिता है, जो लोकल रूल्स हैं, या अगर हम बात करें कि जो वहां पे स्पीकर होते हैं वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर एट 122 121 से मिलता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों के दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, हाई प्रोबेबिलिटी इस तरह क्वेश्चन बन जाए तो आप एकदम इसे याद रखिएगा। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बात कर रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन, न्यायिक विधायन, कानून के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा कानून बनाना, और जज मेड बाय लॉ ऑफन फिल अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन इन इंडिया। न्यायिक कानून, न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून की अवधारणा अक्सर विधायी शून्यता को भरती है। किस मामले में ऐसा भारत में कानून बना? जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? जब जुडिशरी अपने काम को करते हुए अपने काम या अपनी जो मर्यादा उसको पार कर जाए और खुद कानून बनाने लग जाए, उस सिचुएशन को बोला जाएगा जुडिशियल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कौन से ऐसे मामले हैं जुडिशरी ने इस तरह की कानून बनाने की एक्टिविटी है बोला है, ठीक है। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम इन द सेकंड जजेस केस। आपको पता है 4 जजेस केस, एडीएम जबलपुर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस एडीएम जबलपुर का मामला आई थिंक था। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस में बताया था कि जो कॉलेजियम की सलाह लेनी होगी, दूसरे में उसको बाध्य कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जो जजेस केस था उसमें कॉलेजियम सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला था। अब जो अपॉइंटमेंट का मामला था, अपॉइंटमेंट की शक्ति जुडिशरी के पास नहीं है, अपॉइंटमेंट की शक्ति लेजिस्लेचर के पास है। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी ने क्या किया? कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया और एक तरह की ये कानून बन गया। कानून नहीं बना लेकिन फिर भी कानून की तरह काम करने लगा। दूसरा, विशाखा गाइडलाइन ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। विशाखा गाइडलाइन जब आई थिंक निर्भया का जब मामला हुआ था, उसके बाद जो मामला एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है, वो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बाद में सरकार ने कदम भी उठाए। लेकिन उस दौरान विशाखा गाइडलाइन नाम से कुछ चीजें जारी की इसने सुप्रीम कोर्ट ने कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वगैरह ना हो। बाद में पोस्ट के अंतर्गत उसको कानून भी बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस नाम से। लेकिन बहुत सारी चीजें विशाखा गाइडलाइन के थ्रू उन्होंने बताई जिससे हरासमेंट रुक सके, लेकिन एक तरह का जुडिशियल लेजिस्लेशन का मामला था। तीसरा, लीगलाइज पैसिव यूथनेशिया इन अरुणा सांगबांग नाम केस। देखिए, यूथनेशिया का मतलब क्या? इच्छा मृत्यु। जब यूथनेशिया 2 तरह की होती है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि जब हम किसी को कोई ऐसा ड्रग दे दें या कोई ऐसे इंजेक्शन दे दें जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, है ना, वो एक्टिव यूथनेशिया माना जाता है। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम उसको हम धीरे धीरे हटाते हैं, उसे पैसिव यूथनेशिया माना जाता है। भारत में यूथनेशिया के संबंध में कोई कानून नहीं थे, लेकिन अरुणा सांगबा नाम जो केस चल रहा था अरुणा सांगबा का, तो उसमें उनको कई साल हो गए थे, वो कोमा में थी, 40 साल के आसपास मुझे लगता है हो गए थे। अब इस वजह से यहाँ पे उनके ठीक होने के चांस एकदम खत्म के बराबर थे। यहाँ पर जुडिशरी ने क्या किया? कहा कि पैसिव यूथनेशिया को हम यहाँ पे दे सकते हैं, और पैसिव यूथनेशिया को पहली बार उपयोग किया गया। तो ये भी एक तरह का मामला किसका कहलाएगा? जुडिशियल लेजिस्लेशन कहलाएगा। तो 3 को तीनों ही मामले यहाँ पे जुडिशियल लेजिस्लेशन के कहलाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। फिर अगला मामला यहाँ पे आता है, इन राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व रिगार्डिंग टू सेपरेशन ऑफ पावर। राम जवाया कपूर वर्सेस पंजाब मामले सुप्रीम कोर्ट ने कौन से पृथक्करण के संबंध में टिप्पणी की? पहला है, इंडिया फॉलो अ वाटर टाइट एंड रिजिड सेपरेशन। क्या भारत वाटर टाइट या रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करता है कि मतलब बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करना, बिल्कुल नहीं करता? ऐसा तो है नहीं। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन इट्स एब्सोल्युटली रिजिडिटी बट फंक्शंस आर सफिशिएंटली
डिफरेंशिएटेड। संविधान ने सिद्धांत को उसकी पूर्ण कठोरता मान्यता नहीं दी है, लेकिन कार्य पर्याप्त रूप से विभेदित है। मतलब क्या, संविधान ने बहुत ज्यादा उसको रेटिफाई तो बहुत ज्यादा लिखा नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली वो क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, उनको क्या किया गया, विभेदित किया गया है या डिफरेंशिएटेड किया गया है। तीसरा, एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली सबऑर्डिनेट टू द जुडिशरी। ऐसा है क्या, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर है, तो कहां से ये कंप्लीटली उसके सबऑर्डिनेट हो जाएगी? तीसरा तो गलत ही हो जाएगा। चौथा, लेजिस्लेचर हैज एब्सोल्युटली सुप्रीमेसी ओवर ऑल। विधायिका की सभी अंग में सुप्रीमेसी है। भाई देखो ना, लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी है ना, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि सभी के पास पावर होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। संविधान ने सिद्धांत को कठोरता से तो लागू कर लिया है, लेकिन सफिशिएंट डिफरेंशिएटेड है, लेकिन कंप्लीटली डिफाइन नहीं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बी एस्टैब्लिश्ड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर टू डिस्पेंस जस्टिस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो है उनकी स्थापना की जा सकती है, जिसमें न्याय देने के लिए न्यायिक और कार्यकारी दोनों सदस्य शामिल होते हैं? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिब्यूनल्स है वो आर्टिकल 323A 323B में मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 226 और 227 जुडिशरी से रिलेटेड है, जो खास तौर पे स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेवल पर बात होती है। 53-74 आपको पता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 323A 323B। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, when a district magistrate act as a returning officer to scrutiny nomination papers, they are functioning in which capacity? ये भी एक सेपरेशन ऑफ पावर का पार्ट है कि जब एक जिला मजिस्ट्रेट नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में काम करता है, तो किस क्षमता से वह काम कर रहा होता है, वो वहां पर क्या प्योरली लेजिस्लेटिव है? ये तो है नहीं, क्वासी जुडिशियल है। प्योरली जुडिशियल है, डिस्क्रिशनरी लेजिस्लेशन है। तो क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक काम कर रहा है, वो आधा जुडिशियल काम कर रहा है। ये बात यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कफर क्वासी जुडिशियल पावर अपॉन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के दौरान संसद को अर्ध न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है? अनुच्छेद 53 है, 61 है, 75 79 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, ये प्रक्रिया इसमें दी गई है। तो सेपरेशन ऑफ पावर के संबंध में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए। आपको कैसा लगा? कुछ ऐड ऑन करना है आप बताएं, कोई टॉपिक आपको रह गया इससे पहले को वो भी आप बता सकते हैं। हालांकि पॉलिटी में सारे टॉपिक कवर करेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाए सारे वीडियोस देखें। थैंक यू वेरी मच।